एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। एक और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे थे ट्रांसफार्मर के ऊपर, जो अभी तक हमने पढ़ा है। इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन और देखेंगे, हम 20-22 क्वेश्चन और करेंगे और एक और मैं क्या करूंगा, लेक्चर लूंगा क्वेश्चन डिस्कशन के ऊपर, क्योंकि अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर बहुत भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। और मैं चाहता हूं कि मेरे कोर्स के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल करने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, प्रैक्टिस के लिए जितने अनगिनत क्वेश्चन करना चाहे कर सकते हैं। एक टॉपिक के ऊपर आप 1000 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसा आपको टाइम मिले। बट जितने वेरिएशन हो सकते हैं, जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट हो सकते हो, सारे के सारे इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत फेमस है, बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है। इफ द एसी सप्लाई टू ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय डीसी। अब इंटरव्यू का मतलब है, आपने कॉलेज वगैरह वाइवा में भी देखा होगा, डिप्लोमा चाहे इंजीनियरिंग कुछ भी करा हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एसी की जगह डीसी अगर दे दे तो ट्रांसफार्मर के साथ क्या होगा, तो सभी लोगों का ये होता है ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ठीक है, उसके पीछे के लॉजिक्स होते हैं, बहुत डिटेल वर्जन में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज इसके माइक्रो लेवल पे हम लोग गेट में जाते हैं। ये है जेई बैच, इस वजह से बहुत ऊपर ऊपर से आपको बताऊंगा। देखो क्या है, समझ जाओगे, ऊपर ऊपर से मैं भी पूरा समझ जाओगे। देखो क्या होता है, नॉर्मली ट्रांसफार्मर का वर्किंग किस तरीके से होता है। प्राइमरी वाइंडिंग पे हम लोग क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, वोल्टेज आता है, करंट आता है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 I1 आता है, फ्लक्स होता है और इंड्यूस EMF E1 जनरेट होता है। ऐसे ही चलता है सारा का सारा। इंड्यूस EMF E1 जनरेट होता है और वो किस तरीके से हो जाता है, N1 d∅dt। ठीक है, सॉरी माइनस के साथ में। ठीक है, N d∅dt। इस तरीके से इंड्यूस EMF वोल्टेज डेवलप होता है। अब मान लीजिए इस पूरी प्रोसेस में कुछ तो फाइनाइट टाइम लग रहा होगा ना, बिल्कुल लग रहा हो, क्योंकि ये जो सिग्नल है आपका, वोल्टेज हो चाहे करंट हो, साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल है। ठीक है, साइनोसॉइडल है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे मान लिया, कोई सी फ्रीक्वेंसी भी मान ले, कम से कम जीरो तो नहीं है, मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि नॉन जीरो टाइम तो नहीं, कुछ ना कुछ फाइनाइट अमाउंट टाइम है। हाँ, टाइम बहुत छोटा है, वो चलेगा। बट मान लीजिए इसकी जगह अगर हम डीसी दे दें, इसकी जगह हम डीसी सप्लाई दे दें, तो डीसी सप्लाई में क्या हो जाएगा, सब डीसी सप्लाई, करंट, वोल्टेज और फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। तो एक चीज तो और हो गई यहाँ पे कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अगर ये कांस्टेंट है फ्लक्स, क्योंकि सारा का सारा डीसी हो जाएगा, तो फ्लक्स थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए फ्लक्स भी, आपका करंट है तो करंट की वजह से जो फ्लक्स भी होगा वो भी टाइम के साथ वेरी नहीं होने वाला, कांस्टेंट होगा। और जैसे कांस्टेंट फ्लक्स हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया, जीरो हो गया। इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो गया और यहां पर सप्लाई रेडिली अवेलेबल है अगर आपका, और करंट वहीं का वहीं जा रहा है, इंड्यूस ईएमएफ नहीं हो रहा है, कुछ भी अपोजिशन नहीं है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ ही जीरो हो चुका है, तो यहां पर हेवी करंट फ्लो होने के चांसेस इस वाइंडिंग के अंदर। इस वाइंडिंग के अंदर जो करंट होगा, दैट इज सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, R1, जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है। और वाइंडिंग रेजिस्टेंस बहुत बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो इतना हेवी करंट, अगर ये बहुत कम होगा तो हेवी करंट फ्लो कर जाएगा और आपकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, बर्नआउट हो जाएगी। क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो पलक झपकाते से जीरो हो जाएगा। पलक झपकाना भी बहुत बड़ा टाइम हो गया इस केस में। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया। तो इस तरीके से वाइंडिंग रेजिस्टेंस इसको झेल नहीं पाएगा इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट को, और क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी बर्नआउट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में स्टार्टर की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, जबकि हम रोटेटिंग मशीन जो मोटर्स वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें स्टार्टर्स पढ़ेंगे, चाहे इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे या डीसी मोटर पढ़ेंगे, स्टार्टर्स पढ़ेंगे। बट यहां पर ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए स्टार्टर की जरूरत नहीं होती है ना। सोचिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, जब मैं मोटर पढ़ाऊंगा तब इस क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दूंगा कि ट्रांसफार्मर में क्यों जरूरत नहीं पड़ी। ये मैंने पलक झपकाते था ना, इंस्टेंटेनियस यहां पर क्या है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। ये हिंट दे दिया है मैंने, अब आप जाके पता करना। ठीक है, चलिए। तो आपको क्या करना है, जब भी ये एसी की जगह डीसी सप्लाई करे तो आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न। सेकेंडरी वाइंडिंग, सर सेकेंडरी वाइंडिंग तक तो कहानी ही नहीं पहुंचेगी, यहीं पर मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये सब थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है, इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट वगैरह में, क्यों हमें पता है जब चीजें इस तरीके से होगी पहली बार किसी ने करी होगी, तो बार बार इंटेंशनली हम ट्रांसफार्मर को खराब नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्या होगा, द प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, when 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज, मतलब 400 हर्ट्ज पे चलने वाला ट्रांसफार्मर क्या चलने लग जाए, 50 हर्ट्ज पे चलने लग जाए, और बाकी और कोई पैरामीटर की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो केवीए रेटिंग आपसे पूछा है, तो केवीए रेटिंग में देखिए, केवीए रेटिंग में ये तो किलो है, ये वोल्टेज और ये करंट है, तो इसकी डिपेंडेंसी
तो इसके ऊपर ही रहेगी, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो करंट या कंडक्टर या दूसरी कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर केवीए में जो हमारे पास वोल्टेज और करंट है, तो करंट को अभी हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। मतलब कांस्टेंट इन द सेंस कि इसको हम लोग वेरिएबल नहीं मान सकते, क्योंकि अगर इसके कंडक्टर देखो, आपका जो डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, ये बहुत बार आती है। मैं आपको जब ट्रांसफार्मर एंड हो जाएगा ना, तो डायमेंशन रिलेटेड कुछ चीज़ करवा दूंगा, जिसमें बता दूं केवीए कैसे प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा चीज़ एरिया कैसे होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ट्रांसफार्मर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया, दूसरे का ये हो गया तो क्या होगा, है ना। फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो गई तो क्या होगा, कंडक्टर का साइज हो गए तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें बाकी कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो हम करंट को क्या मानेंगे, करंट का वेरिएशन नहीं मानेंगे। सिंपल वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज मतलब इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ मतलब है कि रूट पाई एफ पाई एन, ठीक है। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं, इसमें ये मान के चल रहे हैं कि ये भी हमारा फाई नंबर ऑफ टर्न्स, ये सब के सब हम कांस्टेंट मान के वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी मान के चल रहे हैं, और दैट इज प्रोपोर्शनल टू केवीए रेटिंग, केवीए रेटिंग, ठीक है। इसीलिए अभी केवीए में सिर्फ और सिर्फ हम लोग वोल्टेज को क्या करेंगे, वेरिएशन में लाएंगे, और उसी के हिसाब से हम केवीए प्रोपोर्शनल बोल देंगे। तो केवीए नंबर 2 डिवाइडेड बाय केवीए नंबर 1, है ना। तो पहले बाद में फ्रीक्वेंसी सेकंड केस में कितनी हुई, 50 हुई, पहले केस में कितनी थी, 400 हुई। तो दैट मीन्स के 50 40 1/8, तो रिड्यूस्ड बाय, तो KVA2 कितना हो गया, KVA2 हो गया आपका 1/8 टाइम्स ऑफ KVA1, ठीक है। तो आपको देखो नॉर्मली भी भाई हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर उसका केवीए रेटिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी का ज़्यादा था और इसका कितना हो जाए 50 हर्ट्ज पे केवीए रेटिंग रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बाकी और दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, हमें साइज, हम ट्रांसफार्मर के डायमेंशन और इन चीज़ों पे कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चंस में हमें नहीं दे रखा है। तो डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम में कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि कौन से पैरामीटर को वेरी करना है, कौन से नहीं करना है। तो अभी मेरे पास लिमिटेशन है, मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बट प्रॉमिस करता हूं कि जब मशीन आपका एंड होगा तो डायमेंशन रिलेटेड के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दूंगा जिसमें सारे पैरामीटर्स को किस तरीके से वेरी करते हैं, तो वहां पर आपको एक्चुअल में फील आएगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए हम आंसर क्या करेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, which of the following types of steel is used to make the core of the transformer, high carbon steel, silicon steel, stainless steel, tool steel। तो सिलिकॉन है ना, स्टील में सिलिकॉन मिला हुआ, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज लीकेज रिएक्टेंस x1 x2 डैश एंड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस xm, देयर मैग्नीट्यूड सेटिस्फाई। अब देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पूछा है, तो हमने इक्विवेलेंट डायग्राम इस तरीके से बनाया था, रेजिस्टेंस ये लीकेज है ना प्राइमरी और सेकेंडरी का, और डैश देखो x2 डैश बोल दिया, इसका मतलब क्या है, x2 डैश बोल दिया है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये x2 डैश है ना, x2 डैश का मतलब रेफरिंग किया हुआ, रेफरिंग किया हुआ मतलब इधर की साइड में रेफर कर लिया होगा इसको। तो यहां पर ये x1 हो गया और x2 डैश बोल दिया, सिर्फ x2 होता तो हम क्या मानते हैं सेकेंडरी साइड, x2 डैश बोल दिया मतलब इस साइड में रेफर कर दिया है, और ये मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है, ये मैग्नेटाइजिंग ब्रांच का xm। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर हमने सीखा था कि जो नो लोड करंट होता है ना ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ये जो नो लोड करंट होता है बहुत बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, और वोल्टेज, ये वोल्टेज एग्जैक्टली यहां पर आएगा, है ना। ये अभी मैंने इस तरीके से कर दिया, अदरवाइज ये वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली यहीं पे रहता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सएम, है ना, V बाई आर मतलब V बाई ओमिक वैल्यू। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रहेगा, तो सॉरी करंट बहुत कम रहेगा तो XM की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि XM वगैरह किलो ओम में होते हैं, सारे के सारे काय में होते हैं, किलो ओम में होते हैं, और ये होती है ओमिक वैल्यू, ये क्या होती है सीरीज में ओमिक वैल्यू होती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, सीरीज पैरामीटर जितने भी होते हैं वो आपके काफी कम वैल्यू के होते हैं, काफी उसकी ओमिक वैल्यू बहुत कम होती है, और पैरेलल में जो है मैग्नेटाइजिंग जो रिएक्टेंस है उसका ओमिक वैल्यू किलो ओम में होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या है, ऑलमोस्ट बराबर बराबर है, बट ये एक्सएम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसका मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन के एक्सएम इज मच ग्रेटर देन और x1 एंड x2 डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। चलो ये था इक्विवेलेंट से जो कि आपको पता होना था। क्वेश्चन नंबर 25, a 10 ohm resistive load is to be impedance matched by a transformer to a source with a
6250 ऑफ एन इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर शुड बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेफरिंग पैरामीटर हमने पढ़ा था उसी के ऊपर क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसके लोड साइड में क्या कनेक्टेड है, 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और प्राइमरी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है 6250, ये प्राइमरी साइड, मतलब सप्लाई इस साइड में है, प्राइमरी साइड, प्राइमरी, और आपसे टर्न रेशियो क्या पूछा है, प्राइमरी/सेकेंडरी। अब इन्होंने क्या बोला है कि 10 ओम जो इंपिडेंस है, लोड इंपिडेंस बाय ट्रांसफॉर्म टू सोर्स, क्या बोला है, रजिस्टिव लोड इज टू बी इंपीडेंस मैच्ड। देखो इंपीडेंस मैच्ड का मतलब क्या होता है कि इंपीडेंस की मैचिंग हो रही है। क्या हो रहा है, इंपीडेंस मैचिंग। ये मैक्सिमम ट्रांसफार्मर, जो मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम है ना नेटवर्क थ्योरी में, वहां पर भी हम इंपीडेंस मैचिंग को बहुत बढ़िया लेते हैं, क्योंकि उसी की वजह से हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इंपीडेंस मैच का मतलब है कि 10 ओम है ना, 10 ओम जब इधर के साइड में आएगा तो ये 6250 के बराबर हो जाएगा। इंपीडेंस मैचिंग मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी की इंपीडेंस मैचिंग हो गई है, समझ रहे हो। या फिर दूसरे तरीके से 6250 उधर जाके 10 के बराबर आ जाए, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या पूछा है, हमको ये करना है कि ये जो 10 ओम है इसको रेफर कर देंगे, तो रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम का स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाए, 6250 के बराबर हो जाए। दैट इज इंपीडेंस मैचिंग, ठीक है, इंपीडेंस मैचिंग, कि भाई ये वाला रेजिस्टेंस उठ के इधर आ जाए और ये दोनों जब बराबर हो जाए। देखो नॉर्मली जो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ते हैं ना, वहाँ पे ऐसा पढ़ते हैं, देखो ये सप्लाई वोल्टेज V और ये हमारा सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस और ये लोड रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि RS और RL क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ये वेरिएबल है ना, RS और RL बराबर हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस मैचिंग। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस मैचिंग, इंपीडेंस मैच कर गया। सिमिलरली ट्रांसफार्मर में दिक्कत ये है कि टर्न रेशियोज, अगर ये टर्न रेशियो नहीं होता तो इस दोनों को हम बराबर बोल देते, बराबर करते हम लोग। बट यहां पर क्या हुआ, टर्न रेशियोज की वजह से इस वैल्यू और इस वैल्यू में न्यूमेरिकली डिफरेंस है, बट यही वैल्यू उधर जाके सेम बन जाएगी अगर इंपीडेंस मैचिंग बोला है क्वेश्चन में तो, या ये वैल्यू इधर जाके सेम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को सेम करना है और साथ में टर्न रेशियो। तो टर्न रेशियो कैसे वर्क करता है, रेफर्ड पैरामीटर हमने पढ़ रखा है, रेफरिंग कैसे करते हैं। तो 10 ओम को हमने रेफर करा और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर लेके आ जाएंगे। देखो 10 से 10, ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 625 मतलब कि 25, तो NP डिवाइडेड बाई NS इक्वल टू 25, तो A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर वुड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर इन रिड्यूस टू, है ना, एक दूसरे के ऊपर क्यों रखते हैं, ताकि हमारा क्या रहे, लीकेज कम से कम हो, ठीक है, लीकेज कम से कम हो, है ऑप्शन, बिल्कुल है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीकेज रिएक्टेंस, टू रिड्यूस लीकेज रिएक्टेंस, तो D इज द करेक्ट आंसर। In the transformer circuit mode, the core loss is represented in, core loss कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे, ये देखो ये सीरीज वाले तो हमारे कॉपर लॉस थे, कोर लॉस कौन से होते हैं, ये हमारे कोर लॉस शंट में रिप्रेजेंट करते हैं हम कोर लॉस को, तो हम क्या बोलेंगे, शंट में, इसको बोलते हैं शंट, ये बोलते हैं सीरीज, ठीक है। तो कोर लॉस कहाँ, यहाँ पे है, तो इसका मतलब है शंट रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, RW है ना, शंट रेजिस्टेंस। तो कोर लॉस किससे प्रेजेंट करते हैं, C, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे भी कर ले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर इज स्मॉलेस्ट, कि भाई ट्रांसफॉर्मर स्मॉलेस्ट कैसे है। अब देखो यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी से हमें केवीए, देखो केवीए तो सबका क्या है 1 है, इसका मतलब यहां पर वोल्टेज वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पे आपका सबका केवीए बराबर है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बेस पे कमेंट करना है। देखो पिछला एक क्वेश्चन क्या था, वहां पे फ्रीक्वेंसी के साथ में केवीए बदल रहा था, बट तो यहां पर क्या आधे अधूरे पैरामीटर्स कौन से चेंज करने कौन से नहीं करने, कॉमन सेंस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है हमें। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी से सारी की सारी चीजें डिसाइड हो रही है। फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होने का मतलब ये मान के चलें कि अगर केवीए रेटिंग सबका सेम है 2πf/n, ठीक है। देखो तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये हमारा जो वोल्टेज है, केवीए रेटिंग अगर आपका सेम है, इसका मतलब वोल्टेज भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बचा हुआ कौन सा, फ्रीक्वेंसी और
फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स। तो इसका मतलब आप देखो, फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स का मतलब है कि अगर आपको एक डब्बा कांस्टेंट रखना है और फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, कम ज़्यादा कुछ भी हो रहा हो, तो जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना फ्लक्स कम ज़्यादा होगा, है ना, कम ज़्यादा होगा। और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये हम क्या बोलते थे, E इज प्रोपोर्शनल टू, या ऐसा कर सकते थे B इज प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ और दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। देखो वहां से फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू E बाई या V ये। तो यहां पर आप देखो कि यहां से फ्रीक्वेंसी अगर आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो गई, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई तो फ्लक्स आपका क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई तो फ्लक्स आपका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी पे, जब आपका केवीए इररिस्पेक्टिव ऑफ केवीए रेटिंग, आपका जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसका साइज क्या हो जाता है, स्मॉलेस्ट हो जाता है। बट यहां पर हम केवीए की बात नहीं करें, केवीए कांस्टेंट रख रखा है हम लोगों ने, वोल्टेज कांस्टेंट रख रखा है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे यहां पर कि ये जो हमारा BH कर्व है, देखो BH कर्व है, ये कुछ और ऊपर तक जाता रहेगा, ये है ना। बहुत मतलब इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज करी है तो तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, ये आपको बहुत छोटा सा बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा ना, बहुत छोटा सा बनेगा। ये फ्लक्स बहुत कम चाहिएगा, मतलब जो 5 मैक्सिमम है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही लिस्ट रहेगी, बहुत ही कम रहेगी। तो ये कम रिक्वायरमेंट हमारा क्या रहेगा, लिस्ट, उसमें रजिस्टिव पाथ लिस्ट स्मॉलेस्ट जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसी में बहुत कम हमारे फ्लक्स में काम हो जाएगा। अदरवाइज अगर बड़ा हो, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स वगैरह पे हमें कुछ भी कमेंट नहीं करना है, क्योंकि केवीए हमें बराबर रखना है। तो केवीए बराबर रख के सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई पूछे, इन शॉर्ट ये सब कहानी नहीं भी पता हो कि केवीए कांस्टेंट है, सबका केवीए बराबर है, स्मॉलेस्ट ट्रांसफार्मर पूछे तो आप क्या बोलेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी पे जो कर रहा है उसके लिए लिस्ट फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी, तो वही हमारा क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट ट्रांसफार्मर रहेगा। इतना याद रखना है, ठीक है। चलो, विच एक्सप्रेशन इज राइट अबाउट ईएमएफ इक्वेशन, तो ये तो नींद में भी पता होना चाहिए। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, ईएमएफ इक्वेशन हम पहले ऑप्शन देखे बिना हम लोग लिख लेते हैं 4.44 F∅N, है ना, और फाई को फिर बाद में लिखे तो B इंटू ए, मतलब जहां B है वहां A है, या A और B दोनों साथ में ही आ सकते हैं, अकेले नहीं आ सकते। देखो इसमें A अकेला है, A अकेला है, B अकेला है। यहां पर देखो फाई के साथ तो पहले मैच कर गई, तो D इज दी करेक्ट आंसर। ये SSC 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कंपेयर टू द सेकेंडरी ऑफ अ लोडेड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी हैज। अब देखो यहां पर क्या है, इन्होंने बोल दिया कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, कहां गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो कंपेयर टू द सेकेंडरी साइड का जो लोडेड है ना, सेकेंडरी साइड जो लोडेड है स्टेप N1 डिवाइडेड बाय N2, तो इसका मतलब है कि स्टेप अप है, इसका मतलब N2 ग्रेटर देन N1 है, N2 ग्रेटर देन N1 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस साइड अगर N2 ज्यादा है तो यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो भी आपका ज्यादा रहेगा, तो सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा रहेगा प्राइमरी से। बट करंट क्या रहेगा, उल्टा चलता है, करंट क्या हो जाएगा, I1 ग्रेटर देन I2 चलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं लोअर वोल्टेज, प्राइमरी का क्या हो जाएगा, लोअर वोल्टेज एंड हायर करंट, नहीं प्राइमरी लोअर वोल्टेज एंड हायर करंट, मतलब ए करेक्ट ऑप्शन मिल गया हमें, है ना। तो आपको बस वही जो हमारा रेशो है ना, वोल्टेज V1 बाई V2 इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाई I1, इसी के हिसाब से चलना है, ठीक है। अब स्टेप अप बोल दिया है, सेकेंडरी लोडेड विद स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो इसका मतलब है कि N2 हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, N1 छोटा रहेगा, ठीक है। चलिए सही किया ना, लोअर वोल्टेज, बिल्कुल लोअर वोल्टेज है प्राइमरी का और हायर करंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रिकल मोटर्स ऑफ द सेम पावर। देखिए इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है ना, उसमें बहुत सारे रोटेटिंग लॉस वगैरह होते हैं, है ना। तो ये आंख बंद करके भी कोई पूछ ले कि इररिस्पेक्टिव ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन सबसे एफिशिएंट मशीन कौन सी है, हमारी ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो मच हायर, क्या बोलेंगे, मच हायर, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी मच हायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो मैं 2-3 क्वेश्चन थोड़े से न्यूमेरिकल वाले करवा देता हूं ताकि थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस के न्यूमेरिकल वाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो फिर तो एक आध क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं 2-3 क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस करवा देता हूं जिसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप हो जाएगी साथ साथ, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत आसान है ना, बहुत इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। The total iron loss in transformer core at normal flux density was measured at 25 hertz and at 50 hertz are
एंड वॉज फाउंड टू बी 250 वॉट एंड 800 वॉट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि यहाँ पर 25 हर्ट्स पे और 50 हर्ट्स पे आपको जो कोर लॉस दे रखा है, कोर लॉस वो है 250 वॉट, और इस पे कोर लॉस दे रखा है आपको 800 वॉट। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, द हिस्टेरिसिस लॉस एट 50 हर्ट्स वुड बी, मतलब 50 हर्ट्स पे आपको क्या पूछा है, हिस्टेरिसिस लॉस पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब देखो क्या हो रहा है कि जो कोर लॉस है, इस कोर लॉस में दोनों प्लस होंगे, WH प्लस WE, दोनों का एडिशन होगा, एडिशन होके WH प्लस WE बन के क्या हुआ 800। सिमिलरली ये भी कोर लॉस है, इसका मतलब WH प्लस WE क्या है 250 है। तो यहां पर 50 हर्ट्स और 25 हर्ट्स पे हमें क्या दे रखा है कि कोर लॉस दे रखा है। कोर लॉस देने का मतलब है कि भाई हिस्टेरिसिस और एडी का कंबाइंड इंफॉर्मेशन दे रखा है, बट इसने पूछा क्या हमसे कि 50 हर्ट्ज पे सिर्फ बताओ हिस्टेरिसिस लॉस क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई कंपैरिजन करने के लिए पहले तो यहाँ पे हिस्टेरिसिस और एडी को थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ेगा, तब तो हम कंपेयर कर पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है भाई 50 हर्ट्ज पे पूछा है तो 50 हर्ट्ज पे हम क्या कर दें, हिस्टेरिसिस और एडी को अलग अलग कर देंगे, तो वही एडी का हिस्टेरिसिस लॉस हमारा 50 पे वही हो जाएगा। तो चलो इसका स्टैंडर्ड तरीका सॉल्व करने का मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी, ध्यान से देखना, कि WC डिवाइडेड बाई F इक्वल टू A प्लस BF, है ना। ये कहां से आया था फॉर्मूला, ये कोर लॉस इक्वल टू WH प्लस WE। वो टेबल जाके देखना, कौन सी टेबल, एक मैंने टेबल बनवा के दी थी आपको, वो थ्योरी लेक्चर में, वो देखना है ना, वहां से ये आया है। अब कोर लॉस कितना 250, तो 250 फ्रीक्वेंसी 25, A कांस्टेंट प्लस B कांस्टेंट और 25, ठीक है। तो इसको 25, तो ये हो गया 10 इक्वल टू A प्लस 25B, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलो इक्वेशन नंबर 2 की तरफ पढ़ते, तो 800 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू A प्लस 50 इंटू बी, तो ये हो गया 5 5 16 इक्वल टू A प्लस 50B, ठीक है। तो ये 16 इक्वल टू A प्लस 50B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर A से A कैंसिल, -6 इक्वल टू -25B, तो B कितनी, B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू आ गई 6/25, ठीक है। इसी B की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू A प्लस 25 इंटू 6/25 दूनी 50, 6 दूनी 12, 12 उधर गया तो A इक्वल टू 4, A आ गया है 4। अब देखो यहां से रिलेशन देखोगे तो ये आपका आ जाएगा यहां से, ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं ना आपको, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि बाकी आप सारी चीज जानते हो। तो हिस्टेरिसिस लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाता है A इंटू एफ, और हमें कोई एडी करंट लॉस पूछे तो B इंटू एफ स्क्वायर, ये हो जाता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस हमें पूछा है किस पे, हमें पूछा है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, तो A इंटू 4 आ गया, फ्रीक्वेंसी कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 चौक, ये हो गया आपका 5, सही आ रहा है ना, 6 दूने 12, 12 उधर चले गए 4, 4 5 चौक 20, 200 वॉट। हिस्टेरिसिस लॉस कितना है 200 वॉट, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस बहुत रहते हैं कैलकुलेशन वाले में। तो नॉर्मली ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि भाई आपको 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कोर लॉस दे रखा है, देन थर्ड पे कभी कोर लॉस पूछ लेंगे, कभी आपसे अगर इसी क्वेश्चन में हिस्टेरिसिस लॉस ना पूछ के कोर लॉस पूछा जाता तो आप ये दोनों का निकाल के और ऐड कर देते, है ना, दोनों का निकाल के ऐड कर। देखो एडी करंट लॉस निकालते हैं थोड़ी देर के लिए, एडी करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 और 50 इंटू 50, 50 पे देख रहे हैं तो 25 दूना 50, 100 तो 600, तो देखो 600 प्लस 200 कितना हो गया 800 वॉट हो गया। तो यही तो हमारा देखो क्रॉस 800 वॉट दे रखा है, 50 हर्ट्ज पे कोर लॉस 800, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पढ़ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए कैसे इसको हैंडल करना है हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, The hysteresis and eddy current loss of single phase transformer working on 200 volt 50 hertz supply are PH and P respectively. The percentage decrease in this loss when operated on 160 volt 40 hertz supply would respectively be. अब देखो यहां पर क्या दे रखा है आपको 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे आपको दे रखा है कि भाई PE एंड PH, है ना, ये हिस्टेरिसिस और एडी करंट के सिंबल अलग अलग बना दिए इन्होंने, ठीक है।
और अब आपसे पूछा है कि 160 वोल्ट और 40 हर्ट्ज पे अगर ये वर्किंग हो जाए तो आपको क्या बोला है कि कितना डिक्रीमेंट आएगा, कितना परसेंटेज डिक्रीमेंट आएगा, परसेंटेज डिक्रीमेंट आएगा इन लॉसेस के अंदर। तो सबसे पहले जब भी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी दे तो आपको क्या करना है, V/F रेशो कांस्टेंट है कि नहीं वो चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके, इसलिए मैं बता देता हूं V/F कांस्टेंट के ऊपर। तो यहां पर V/F का मतलब क्या है, देखो V/F का मतलब 200 डिवाइडेड बाई 50 या फिर 160 डिवाइडेड बाई 40। तो देखो 4 आ रहा है, क्या 4 आ रहा है, 5 तो 4 मतलब V/F रेशो दोनों केस में क्या है, कांस्टेंट है इसका मतलब V/F कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला W जो आपका हिस्टेरिसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे F², ठीक है। वोल्टेज स्क्वायर या F² एक ही बात है, कोई बात नहीं है ना, दोनों कर सकते हो। तो V/F कांस्टेंट है तो PH2 डिवाइडेड बाई PH1 सेकेंड F2 डिवाइडेड बाई F1। सेकेंड फ्रिक्वेंसी कितनी है, सेकेंड फ्रिक्वेंसी आपकी 40 डिवाइडेड बाई 50 है ना, तो ये कितना हो गया PH2 इक्वल टू 4/5 इंटू PH1। इसका मतलब है कि ये हो गया 0.9 है ना, नहीं 0.9 नहीं 0.8, 5 40 ना, 0.8 PH1। तो अब देखो PH2 में अब कितना 80% ऑफ PH1 मतलब 20% क्या हुआ, 1 में से 0.8 को माइनस कर दोगे तो 20% क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है, 20% डिक्रीज हुआ है। मैंने बताया था ना कि 0 पॉइंट समथिंग कुछ है तो वो डिक्रीमेंट शो करता है, 1 पॉइंट समथिंग का मतलब वो इंक्रीमेंट शो करता है, ठीक है। तो 20% का क्या हो जाएगा, ये समझ गए ना, देखो 0.8 0.70 इसका मतलब क्या है, 1 में से ये सब माइनस कर लोगे तो उतना परसेंटेज, 1 माइनस 0.8 1 माइनस 0.7 तो उतना क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। सिमिलरली अगर 1.10 1.20 तो ये सब के सब क्या 10% 20% ये सब के सब इंक्रीमेंट होते हैं, ये सब इंक्रीमेंट होते थे, यहाँ पे 20% डिक्रीमेंट। इसका मतलब है हिस्टेरिसिस लॉस पहले है क्या, देखो ये चीज जरूर चेक करना, हाँ PH एंड P रिस्पेक्टिवली द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन दिस लॉसेस, मतलब पहले PH तो 20 तो B इज द करेक्ट आंसर। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना था आपको, दूसरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बट आप फिर भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो WE2 डिवाइडेड बाई WE1। अब देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी से करें या वोल्टेज से करें बात एक ही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंड फ्रिक्वेंसी 40 डिवाइडेड बाई 50 का होल स्क्वायर इंटू WE, तो ये गया 4 चौक 16 55 25, ये हो जाएगा 0.64, ठीक है WE1। तो अब कितना हुआ, -1 माइनस 0.64 करेंगे 36% आपका क्या रहेगा, डिक्रीमेंट रहेगा। तो B देखो B निकाल ही दिया था हम लोगों ने पहले ही। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या देखना है कि V/F कांस्टेंट है या नहीं है उसके हिसाब से, और जेई लेवल में आपका ज्यादातर केसेस में V/F कांस्टेंट ही मिलेगा, नॉट कांस्टेंट में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कैलकुलेटर भी लगता है उसमें, तो इस वजह से जेई लेवल के एग्जाम्स में V/F कांस्टेंट वाला ही क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी वेरीफाई करना तो हमारा काम है। चलो, फॉलोइंग ग्राफ शोज दी लॉस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शीट। ये देखो कर्व है किसका, हमारा PI मतलब ये WC कोर लॉस डिवाइडेड बाय F है ना, तो सॉरी F एक्सिस पे X एक्सिस पे F और Y एक्सिस पे कोर लॉस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का कर्व दे रखा है। और ये स्लोप मैंने क्या बताया था, देखो याद है आपको, ये स्लोप इस तरीके से मैंने बताया था, ये क्या शो करता है, इंटरसेप्ट A, और ये हमारा इसका जो स्लोप रहेगा वो BF होता था, ये इसकी इक्वेशन, तो ये स्लोप हो जाएगा B। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्या गिवन है, A दे रखा है 0.01 और B दे रखा है 0.001। अब कुछ भी निकाल ले, तो आपको क्या पूछा है, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस पूछा है 100 हर्ट्ज पे, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हिस्टेरिसिस लॉस 100 हर्ट्ज पे कितना होता है, A इंटू F, तो A कितना है 0.01 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 1, और WE क्या हो जाएगा BF², तो इसका मतलब है 0.001 इंटू 1 2 3 4, 3 ये गया तो 10 हो गया, तो 1 और 10 मतलब D इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफ बहुत अच्छे से एनालाइज करते आना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर ऑकर्स बिकॉज, भाई लीकेज क्यों आता है, देखते हैं। ट्रांसफार्मर इज नॉट एन इफिशिएंट डिवाइस, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अप्लाइड वोल्टेज इज साइनोसॉइडल, भाई वो तो रहेगा। एयर इज नॉट अ गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर, भाई एयर में अगर मैग्नेटिक इंसुलेटर होता तो एयर में जाता ही नहीं, लीकेज तो एयर में जा रहा है ना, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं एयर मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है, इस वजह से कुछ जाएगा, तो C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर।
द आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन अ फेरोमैग्नेटिक कोर व्हेन द प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी इज, अभी देखो यही आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी का प्लॉट कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, तो ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, डायरेक्ट ग्राफ पे ही क्वेश्चन पूछ लिया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ 50 watt ट्रांसफॉर्मर हैविंग इक्वल हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस एट रेटेड एक्साइटेशन इज ऑपरेटेड, है ना, एट रेटेड एक्साइटेशन इज ऑपरेटेड एट 45 हर्ट्ज एट 90% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज कंपेयर टू रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट, द कोर लॉस अंडर दिस कंडीशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया। कहाँ मिस्टेक होती मैं आपको बताता हूं, देखो 50 हर्ट्ज पे क्या हो रहा है, WH इक्वल टू WE दोनों बराबर है, काय पे, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, और इस पे दे रखा है आपको, इस पे दे रखा है रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज जिसको मैं V1 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, और अब आपको दे रखा है 45 हर्ट्ज पे आप क्या करो कि जो V2 है वो आ जाएगा 90%, मतलब 90.9 टाइम्स ऑफ V1। तो अब यहां पर आपको देखना है कि हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस में क्या रिडक्शन आएगा, है ना, क्या रिडक्शन आएगा, और आपको अलग अलग नहीं बताना, आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताना, टोटल कोर लॉस का कॉम्बिनेशन बताना है ना, दोनों को कंबाइंड करके परसेंटेज में। अब सबसे पहले देखना है कि V/F कांस्टेंट है कि नहीं, तो V/F देखोगे तो V1 डिवाइडेड बाय 50 कर ले, या 0.9 V1 डिवाइडेड बाय 50 कर ले, तो देखो ये रेशो सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा होगा, है ना, आप करके देख सकते हो, सेम आएगा, ठीक, सॉरी 45, तो ये आपका ये गया और ना 9 पंजे 45, V/50 सेम आएगा, V/F रेशो सेम आएगा, V/F रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो WH2 डिवाइडेड बाई WH1 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई F1। तो अब देखो F2 कितना है, F2 45 और ये 50 है, तो 5 एकम 5, और ये WH1 तो 0.9 WH1 इक्वल टू WH2। तो आप देखो यहां पर कितना रिडक्शन है, यहाँ 10% का रिडक्शन है, 10% रिड्यूस हो रहा है, 10% रिड्यूस हो रहा है। एडी करंट देख लेते हैं, एडी करंट लॉस WE2 कितना हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली रेटेड से आप कंपेयर कर सकते हो, या है ना, रेटेड से वोल्टेज स्क्वायर से, तो यहाँ पर V2 मतलब 0.9 डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर इंटू WE1, तो 81 मतलब 81, तो यहाँ पर 19% का रिडक्शन हो रहा है, 19% रिड्यूस हो रहा है। तो बहुत बार क्या होता है कि 19 प्लस 10, 19% का रिडक्शन इधर और 10 का इधर, तो कोर लॉस में तो क्या रहेगा, कोर लॉस में तो WH प्लस WE रहेगा, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, 19 प्लस 10 29 लिख देंगे। तो इसको करने के दो तरीके, देखो कि जो 10% है दैट इज परसेंटेज क्या होता है, आउट ऑफ 100% ना, 10% का रिडक्शन है, मतलब कैसे मानोगे, रेफरेंस पॉइंट क्या है, आउट ऑफ 100%, तो 100% में से 10 रिड्यूस हो रहा है, ये 19% का भी रेफरेंस पॉइंट क्या है, 100%, आउट ऑफ 100% 19% क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये अलग अलग क्वांटिटी, जब इनको एक लेवल पे देखेंगे, तो या तो इनका एवरेज कर दो, या फिर इसको करो आउट ऑफ 2, क्योंकि 100% यहां आउट ऑफ 100 यहां का, आउट ऑफ 100 यहां का, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 200, आउट ऑफ 200 देख लो ना, आउट ऑफ 200 परसेंटेज देख लो, तो आउट ऑफ 200 देखेंगे तो यहां पर आप जब आएंगे, या फिर एवरेज कर लीजिए, 19 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 14.5% इज द करेक्ट आंसर, है ना। गड़बड़ कहां हो जाती है, स्टूडेंट एक देखता है, क्योंकि आपसे सिंपल हिस्टेरिसिस लॉस पूछा जाता है 10% ही करते, ये 19% करते, बट दोनों कॉम्बिनेशन कोर लॉस पूछा है, तो दोनों जब प्लस हो रहे हैं तो हमें इसका एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में सप्लाइड फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एडी करंट लॉस 50 वाट इफ द ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू 330 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, सिर्फ वोल्टेज बदल रहा है, द एडी करंट लॉस विल बी, तो एडी करंट लॉस क्या होगा, देखो एडी करंट लॉस जो है वो हो जाएगा आपका, बाद में 310 है 220 है स्क्वायर इनटू, पहले कितना है, पहले है आपका 50 वाट गया, 11 दूनी 22, 11 33, 3 तारी 9, 2 दूनी 4, 25, तो ये हो गया आपका, सॉरी जल्दी कर दी, एक स्टेप पहले कर दी, 2 दूनी 4, ये 25 अब होगा, है ना,
और 25 नम है 225 डिवाइडेड बाय 2 तो 112.5, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एडी करंट क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखें, स्लेश है ना 2200/1100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैविंग ए नेग्लिजिबल वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑपरेट फ्रॉम अ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई सच दैट V by F इज कांस्टेंट। V by F क्या है, कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नो वेरिएशन आइदर इन एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका जो वोल्टेज है वो भी वेरी कर रहा है और फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर रही है, बट इस तरीके से वेरी कर रही है कि V by F कांस्टेंट है। तो देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, WS इज प्रोपोर्शनल टू F, WE प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म बोथ हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट क्या वेरी कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, है ना, दोनों वेरी कर रहे हैं। बट ये फॉर्मूला देख के ये मत बोल देना फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है, नहीं, ये फॉर्मूला देखो आप वोल्टेज क्योंकि V by F से सेम रेशो से चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ F तो हमने लिख दिया है फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अदरवाइज वोल्टेज स्क्वायर भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं, तो बी इज बोथ वेरी करेंगे तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन रिलेशन टू अ ट्रांसफॉर्मर द रेशियो 20:1 इंडिकेट्स द, है ना 20 देयर आर 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड 1 टर्न्स ऑन सेकेंडरी। ये ऑप्शन पढ़ते से ही बहुत सारे स्टूडेंट टिक कर देते हैं। अब मान लीजिए 20:1 है थोड़ी देर के लिए, तो क्या मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता था 20:1, तो मैं इसको 40/2 भी तो बोल सकता था, या मैं 80 डिवाइडेड बाई 4 भी बोल सकता था, है ना। उसका सबका रेशो क्या है 20:1 ही तो आएगा, सबका रेशो 20:1 आएगा। तो क्या मैं अगर ये रेशो फॉलो कर लूंगा, ये रेशो फॉलो कर लूंगा, तो टर्न रेशो को अंतर पड़ेगा क्या, नहीं, वो तो वही रहेगा। दैट मीन्स कि आप यहां पर कोई भी इस तरह का रेशो देख के ये नहीं बता सकते उसमें कि यही टर्न्स होंगे, एक्चुअल में यही टर्न्स होंगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि 20 टर्न होंगे। मान लीजिए यही चीज मैं इसमें दे देता, तो क्या आप ऐसा बोलते कि 40 टर्न इधर है प्राइमरी और 2 टर्न सेकेंडरी है, नहीं, उसमें टर्न, ये तो रेशो है ना, टर्न रेशो, इसलिए सिर्फ टर्न नहीं, टर्न के ऊपर टर्न रेशो से हम लोग नहीं निकालते, ये टर्न रेशो है, एक तरह का रेशो है जो बार बार बदल सकता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो यहां पर हम ये नहीं बोल सकते सेकेंडरी वोल्टेज इज 20th ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज, नहीं, यहां पे देखो ये आपका सिर्फ और सिर्फ टर्न्स इंडिकेट कर रहा है, और ये तो वैसे भी उल्टा है आपका, देखो कि सेकेंडरी और आप सपोज करो ये आपका प्राइमरी है V1 और ये है V2, तो V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1। तो आपसे क्या पूछा, सेकेंडरी वोल्टेज पूछा है, तो सेकेंडरी वोल्टेज पूछा है V/20, है ना। तो 20 टाइम्स तो नहीं, 1/20 हो सकता था। प्राइमरी करंट इज 20 टाइम्स ग्रेटर देन दी सेकेंडरी करंट। प्राइमरी करंट आप देख लेते हैं, तो करंट क्या चलता है, उल्टा चलता है। तो यहाँ पर प्राइमरी जो करंट है, जो प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज कितना है 20 टाइम्स ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज है, तो प्राइमरी करंट तो 1/20 हो सकता है ना। ये भी स्टेटमेंट नहीं है। फॉर एवरी 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी देयर इज 1 टर्न ऑन सेकेंडरी, है ना। तो फॉर एवरी 20 टर्न्स, है ना, हर एक देखो, हर एक 20 टन पे, हर एक, जैसे यहाँ पे हमने हर 20 टन बढ़ाया तो उस पर 1 टन हमें सेकेंडरी में बढ़ाना, फिर 20 टन बढ़ाया तो हमें 1 टन इस साइड में बढ़ाना है। इसको इस तरीके से डिकोड कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पर। तो कई बार स्टूडेंट देखते हैं कि टर्न रेशो देखा और तुरंत वोल्टेज पे हमें कमेंट कर दिया। हाँ, वोल्टेज के रेशो पे कमेंट कर सकते हैं, बट एक्चुअल वोल्टेज को हम लोग नहीं जस्टिफाई कर सकते, है ना। पहला आंसर तो हमारा यूं भी एलिमिनेट हो जाएगा, टर्न्स डिफाइन नहीं कर, 20 मतलब 20 टन प्राइमरी के नहीं है, ऐसा नहीं है। वोल्टेज के रेशो पे कमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे रिलेशन उल्टे सीधे दे रखे। करंट के रेशो पे भी डिपेंड कमेंट कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बट यहाँ पर भी वो मैच नहीं कर रहा है। बट चौथा है बहुत एक्यूरेट, क्या है कि हर 20 प्राइमरी के टर्न्स पे सेकेंडरी में 1 टर्न एड ऑन हो रहा है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कोर इन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू, क्या है मेन पर्पस, डिक्रीज इन आयरन लॉस, प्रिवेंट एडी करंट लॉस, एलिमिनेट मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। देखो याद है आपको 2 वाइंडिंग हमने ऐसे बनाई थी, और कोर का मेन मकसद क्या था भाई, कोर का जो मेन मकसद था वो ज्यादा से ज्यादा क्या था, म्यूचुअल था, म्यूचुअल और लीकेज कम से कम। म्यूचुअल ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है कि रिलक्टेंस क्या है, एयर, जो एयर भी तो क्या एक तरह का रिलक्टेंस देता था ना, तो एयर से भी कम रिलक्टेंस हमारा क्या रहे, अगर रहेगा तो हम ये बोलेंगे कि ये हमें क्या कर देगा, लो, इन दोनों के बीच में इन डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। तो कॉमन मैग्नेटिक सर्किट का जो है रिलक्टेंस डिक्रीज करेगा। कोर का मेन पर्पस यही है। डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट।
लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट, सेम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। तो इसका भी क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो एट दिस नोट 42 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए बहुत मजेदार तरीके से। कुछ क्वेश्चंस मैंने न्यूमेरिकल वाले कराए, उन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट कैसे लेना है, ठीक है। तो एट दिस नोट क्वेश्चन का सिलसिला हमारा खत्म होता है। अगले लेक्चर में और थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन, उनको भी करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओसी और एसी टेस्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।